हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का चैप्टर फर्स्ट, जो कि पहला पेपर है थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड हमने और भी कई सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाओ उन वीडियोज़ को देखो, बड़ा ही क्लियरली आपको समझ में आएगा। एक एक पॉइंट बड़ा ही बेसिक से स्टार्ट करके स्टैंडर्ड लेवल तक लेकर के गया हूँ, ठीक है। और कंटिन्यूसली आपके लिए एक एक टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, जिससे आपकी स्टडी और ज़्यादा ईजियर हो सके, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसको हमने पहले भी बताया है, बस इसको थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। और उसके बाद में इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हम इस वीडियो में फाइंड करेंगे फॉर मोनोटोमिक गैस, फॉर डाईएटोमिक गैस एंड फॉर पॉलीएटोमिक गैसेस, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। जनरली मैक्सवेल ने दिया था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को, और उन्होंने यह बताया था कि जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, या सबसे पहले तुम ये जान लो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, पार्टिकल फ्रीली जितने डायरेक्शन में मूव कर सके, ठीक है। पार्टिकल फ्रीली जितने डायरेक्शन में मूव कर सके वही क्या होगा, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। या ऐसे कह सकते हो कि पार्टिकल अपनी एनर्जी को जितने डायरेक्शन में स्टोर कर सकती है वही कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो हम देख रहे हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी में एक चीज और उन्होंने बताया था कि जो टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक एक्सिस के अलॉन्ग जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हाफ के वी इंटू टी होता है, ठीक है। कितना होता है? 1/2 के वी इंटू टी। इतनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है अलॉन्ग वन डायरेक्शन, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि फॉर मोनोटोमिक गैस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि मोनोटोमिक गैस के लिए कितनी एनर्जी स्टोर होती है, कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इस चीज़ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर हम मोनोटोमिक गैस की बात करें तो मोनोटोमिक गैस में एक सिंगल एटम होगा, या ऐसे कह सकते सिंगल मालिक्यूल। जैसे हम हीलियम की बात कर रहे हैं, हीलियम क्या है? मोनोटोमिक गैस है। या नियॉन क्या है? मोनोटोमिक गैस है। ऑर्गन क्या है? मोनोटोमिक गैस है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी मोनोटोमिक गैस की बात करें तो मोनोएटोमिक गैस देखो जरा कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। फ्रीली कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर मोनोटोमिक गैस है तो मोनोटोमिक गैस पहले तो कह सकते हो कि यहाँ से मूव करके एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा सकता है, ओके। दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है, और तीसरा जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है, ठीक है। इसका मोशन कितने तरह से हो सकता है? पहला एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है, दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है, और तीसरा जेड एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है। पहला काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, और इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना होगा? वी एक्स, सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड बोलते हैं यहाँ पे। इसका स्पीड जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना होगा? वी एक्स मान लेते हैं। वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका वेलोसिटी सॉरी स्पीड हम वी वाई मान लेते हैं, और जेड एक्सिस के लॉन्ग इसका स्पीड क्या मान लेते हैं? वी जेड मान लिया, ठीक है। तो जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर यहाँ पे देखें हियर, टोटल एनर्जी कितना होगा? टोटल एनर्जी कितना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो कह सकते हो कि हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर। ये पहला एक्स एक्सिस के लॉन्ग इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो हाफ एम वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड का स्क्वायर, ठीक है। और आपने ये पढ़ा है कि एक एक्सिस के अलॉन्ग हाफ के वी इंटू टी, यानी कि इतनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और जितने डायरेक्शन होंगे, हर डायरेक्शन में अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी हाफ के वी इंटू टी ही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा अलॉन्ग ईच एंड एवरी डायरेक्शन। तो कह सकते हो कि पहले वाले के लिए हो गया हाफ के वी इंटू टी, दूसरे वाले के लिए एनर्जी हो गया हाफ के वी इंटू टी, और तीसरे वाले के लिए भी एनर्जी हो गया हाफ के वी इंटू टी। अगर आप सभी को ऐड करोगे तो मिल जाएगा 3/2 के बी इंटू टी, ठीक है। ये क्या है? के बी क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, मैंने पहले भी बताया है इसको, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। और टी क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 1 मोल ऑफ गैस का अगर एनर्जी फाइंड करेंगे तो उसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, यानी कि 1 मोल गैस की जो एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होती है वो इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसमें एन से मल्टीप्लाई कर लो एवोगैड्रो नंबर से, तो 3/2 के वी इंटू टी हो जाएगा। एवोगैड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट, इसको हम बोलते हैं आर, गैस कॉन्स्टेंट बोलते हैं, यानी कि 3/2 RT हो गया, ओके।
अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। इस फार्मूले के हेल्प से हम मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड करेंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप जानते होता है, यानी कि CV यहाँ पे लिख सकते हो du/dt, ठीक है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या मिल जाएगा आपको, du/dt। तो यहाँ पे क्या करते हैं d/dt और u के जगह पे u का वैल्यू रख लेते हैं। u का वैल्यू कितना है 3/2 RT, ठीक है ना। u का वैल्यू कितना है 3/2 RT है। तो CV इक्वल टू मिल जाएगा d, इसको हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 3/2 R, ये तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा और dt/dt हो गया कैंसिल। तो हमें CV का वैल्यू मिल गया 3/2 RT, R मिल गया, ठीक है। एंड CP इक्वल टू हमने बताया था होता है R प्लस CV। तो यहाँ पे CP इक्वल टू देखिएगा क्या मिल जाएगा, R प्लस CV का वैल्यू कितना मिल जाएगा 3/2 R। तो CP इक्वल टू मिला 2, आप जोड़ लीजिए इसको, कितना मिल जाएगा 2 × 2 3 5, यानी 5/2 R मिल गया CP का वैल्यू। नाउ गामा इज इक्वल टू मिल जाएगा CP/CV। CP का वैल्यू कितना मिला 5/2 R और CV का वैल्यू कितना मिल गया 3/2 R। R ने R को कैंसिल कर दिया और 2 ने 2 को, और हमें मिलेगा कितना 5/3। ये मिल गया हमें गामा का वैल्यू। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मोनोटोमिक गैस हम कैसे फाइंड करें, यहाँ पे CV का वैल्यू हम कैसे फाइंड करें, CP का वैल्यू कैसे फाइंड करें, ठीक है। और यहाँ पे हमने गामा भी निकाल दिया है। तो यकीनन आपको समझ में आया होगा। तब तक इस वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की तरफ। अब देखते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ डायएटॉमिक गैस, ठीक है। डायएटॉमिक गैस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि दो कंडीशन होगा। जो डायएटॉमिक गैस होगा, डायएटॉमिक गैस में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर सकते हो, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम डायएटॉमिक गैस में 5 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा या कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होगा, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको, इफ द बॉन्ड इज रिजिड, ठीक है। अगर बॉन्ड रिजिड हो, जैसे सपोज करो कि पहला मॉलिक्यूल, पहला एटम है जिसका मास है m1 और दूसरा एटम जिसका मास है m2, और दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है यह बॉन्ड मान लो रिजिड है, ठीक है। यह बॉन्ड क्या है रिजिड। यहाँ पे टोटल मास कितना हो जाएगा m1 + m2 हो जाएगा। तो इफ द बॉन्ड इज रिजिड, इन दिस केस जैसे सपोज कर लो कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक बॉन्ड, इसको हम सपोज करते हैं बॉन्ड है, और इस बॉन्ड में एक एटम यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा एटम यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। दो एटम्स यहाँ पे लगे हुए हैं। अब देखिएगा कि कितने एक्सिस के नाम जा सकता है या इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कितने डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कितने डायरेक्शन में हो सकता है। पहला इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस के नाम हो सकता है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो एक्स एक्सिस के नाम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। दूसरा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वाई एक्सिस के नाम हो सकता है, ठीक है। ऐसे अप एंड डाउन कर सकते हो, वाई एक्सिस के नाम हो सकता है। और तीसरा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जेड एक्सिस के नाम हो सकता है, यानी कि आपके तरफ ऐसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो हमने तो ऐसे देख लिया कि अगर सिंपल में देखें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसकी जो है वो 3 पार्ट में बट गई। पहला एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग और तीसरा जेड एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो पहला तो हमने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देखा। दूसरा देखते हैं इसमें रोटेशन भी हो सकता है। ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ऐसे क्या कर सकता है रोटेट कर सकता है, ठीक है ना। और ये जो मॉलिक्यूल रोटेशन होगा, एक तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगा। जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग जब रोटेट करेगा ऐसे, तो इसका जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसका कुछ वैल्यू होगा I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और दूसरा ये z एक्सिस के अलॉन्ग भी रोटेशन कर सकता है, तो इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन z एक्सिस के अलॉन्ग भी हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब कहोगे कि सर क्या x एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन नहीं होगा? x एक्सिस के अलॉन्ग भी ऐसे रोटेशन होगा, लेकिन यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है या रोटेशन करते वक्त जो एनर्जी है वो लगभग 0 होगी। इस वजह से हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होगा। यानी हमने देखा कि इसकी एनर्जी 5 डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/2 हाफ mv x का स्क्वायर, एक तो x एक्सिस के अलॉन्ग, दूसरा y एक्सिस के अलॉन्ग, तीसरा z एक्सिस के अलॉन्ग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चौथा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, यानी I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर जो कि y एक्सिस के अलॉन्ग है, और तीसरा होगा I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर बाय 2, ये किसके अलॉन्ग होगा, z एक्सिस के अलॉन्ग होगा।
और आप जानते हैं कि हर एक डायरेक्शन में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है, जिसका वैल्यू है 1/2 kV इंटू टी। तो यहाँ पे लिख सकते हो हाफ kV इंटू टी प्लस हाफ kV इंटू टी प्लस हाफ kV इंटू टी, यानी कितनी बार आ रहा है देखिएगा, 1 2 3 4 5 बार आएगा हाफ kV इंटू टी। सारे वैल्यू इक्वल, सिंपली मैं आप चाहें तो लिख सकते हैं 5/2 kV इंटू टी, ठीक है ना। इसको क्या लिख लिया 5/2 kV इंटू टी लिख लिया। kV क्या बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ये हमें मिल गया एनर्जी, ठीक है। अब देखो इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, या अगर हम 1 मोल की बात करें तो 1 मोल में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। यहाँ पर लिखते हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, हम जानते हैं कि जितनी एनर्जी इसकी डिस्ट्रीब्यूट होगी वो टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, n ने एवोगैड्रो नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5/2 kV इंटू टी, और आप जानते हैं kV इंटू n ने मिलकर के r होता है, तो हमें मिल गया 5/2 RT, ठीक है ना। यहाँ पे हमें मिल गया इंटरनल एनर्जी बराबर 5/2 RT मिल गया। बड़ा ही अच्छा समझ में आ रहा है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप जानते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट यदि आपको फाइंड करना हो, Cv फाइंड करना हो, तो हम जानते होता है du/dt, यानी d/dt, और देख लो u का वैल्यू कितना है 5/2 RT है, तो आपको मिल जाएगा 5/2 R। ओके, ये मिल गया Cv का वैल्यू। अब Cp कैसे फाइंड करें, एंड Cp होता है R प्लस Cv, और मिल जाएगा हमें R प्लस Cv की जगह पे 5/2 R, यानी मल्टीप्लाई करो 2 1 जा 2 और 5 7/2 R मिल जाएगा, ठीक है। ये मिला हमें Cp, और यहाँ पे क्या मिल गया Cv मिल गया, मोलर स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर है। नाउ जो मोलर स्पेसिफिक हीट का रेशियो होगा, यानी Cp/Cv जो होगा, इसका वैल्यू देखिए क्या मिल जाएगा 7/2 R अपॉन 5/2 R, R विल कैंसिल बाय R, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 7/5। ओके, ये मिल गया आपको मोलर स्पेसिफिक हीट का रेशियो। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा, तो तब तक इसको नोट कर लो, या फिर अगर पेन कॉपी नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम, तब तक इसे रफ करते हैं, ठीक है। तो नोट करें आप, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल या डायटोमिक गैस कह सकते हो, इफ द बॉन्ड इज नॉन रिजिड। अभी मैंने बताया कि जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड रिजिड नेचर भी शो कर सकता है और नॉन रिजिड नेचर भी शो कर सकता है। अच्छा देखना, रिजिड नेचर का मतलब क्या है कि जो एटम है, एटम का कह सकते हो मूवमेंट एक्स के अलोंग हो सकता है, या जो भी मॉलिक्यूल है, दोनों एटम की बात कर लो, तो जो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल एक्स के अलोंग मूव कर सकते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, ये वाई के अलोंग रोटेशन कर सकते हैं, जेड के अलोंग रोटेशन कर सकते हैं। लेकिन क्या अगर हम इन मॉलिक्यूल को ऐसे कंप्रेस करना चाहें, पास लेके आना चाहें, क्या आ सकता है? नहीं आ सकता है ना, क्योंकि जो रिजिड बॉन्ड था, यानी कि ये बॉन्ड रिजिड है, तो ये पास तो नहीं आ सकते है ना, ये बॉन्ड कैसा रिजिड है, तो कह सकते हो कि इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था 5 था। लेकिन अगर यही चीज मैं क्या करूं, ऐसे इसका बॉन्ड नॉन रिजिड बना दूं, एक तरह से कह सकते हो स्प्रिंग नेचर अगर बना देता हूं, ठीक है। स्प्रिंग नेचर समझते हो ना, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि स्प्रिंग पास भी आ जाता है और दूर भी चला जाता है, ठीक है, दोनों कंडीशन अप्लाई होता है। तो सपोज करो कि यहाँ पे हमने क्या किया, जो M1 और M2 है इसको स्प्रिंग से जोड़ दिया। स्प्रिंग मतलब क्या है, नॉन रिजिड बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखना कितने मोमेंट हो सकते हैं। पहला मोमेंट इसका कह सकते हो कि x एक्सिस के लंब हो सकता है। दूसरा मोमेंट देखना इसका किधर हो सकता है, y एक्सिस के लंब मूव कर सकता है। तीसरा मोमेंट किधर हो सकता है, z एक्सिस के लंब हो सकता है। चौथा ये रोटेट कर सकता है y के लंब। पांचवा z के लंब रोटेट कर सकता है। और मैंने बताया कि x के लंब जो रोटेट हो रहा है, अगर हमने x एक्सिस पे ही इसको कंसीडर किया है तो उसका वैल्यू लगभग 0 होता है, तो उसको नहीं कंसीडर करेंगे। तो 5 आपको दिखाई दे दिया। छठा देखना क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल पास आ सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉन्ड है वो नॉन रिजिड नेचर का है, मतलब ये मॉलिक्यूल पास आ सकते हैं। और सातवां, ये मॉलिक्यूल दूर जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे वाइब्रेशन भी हो सकता है। बात समझ में आया? तो इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन 7 डायरेक्शन में हो रहा है। कितना डायरेक्शन हो रहा है? 7 डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बच्चों? 7 होगा। समझ गए? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 7 होगा। तो सपोज कर लो कि यहाँ पे मैं ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख लेता हूँ
इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने मान लिया एक एक्स एक्सिस मान लिया, एक वाई एक्सिस हो गया और दूसरा जेड एक्सिस हो गया। और यहाँ पे हमने जो मॉलिक्यूल लिया है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, दो एटम है मिलकर के मॉलिक्यूल जो बना रहे हैं, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो स्प्रिंग नेचर शो कर रहा है। स्प्रिंग नेचर शो करने का सेंस यह हुआ कि ये एटम एक दूसरे के क्लोजर भी आ सकते हैं और एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि डाई एटॉमिक गैस के बीच का जो बॉन्ड है वो रिजिड भी हो सकता है, नॉन रिजिड भी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। अगर रिजिड बॉन्ड है, क्या उसको नॉन रिजिड किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। देखो कैसे, एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाने के बाद में अगर आप गैस को हीट करोगे तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाने के बाद जो रिजिड बॉन्ड होता है वो नॉन रिजिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो कि हमने बॉन्ड कैसा लिया, नॉन रिजिड लिया। इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं r1 है, r1 पोजीशन वेक्टर है इसका, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबसे पहला तो हाफ mvx का स्क्वायर, सभी को समझ में आ रहा है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन x एक्सिस के अलॉन्ग है। दूसरा क्या हो जाएगा, हाफ mvy का स्क्वायर। तीसरा हाफ mvz का स्क्वायर। यहाँ पर तो किसी को कोई समस्या नहीं होगा यकीनन, क्योंकि अभी तक यही चीज मैंने बताया आपको। चौथा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर होगा, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं। पांचवा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हाफ I2 ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। पांच तो हमने बताया ही था ऑलरेडी, आपको अभी जस्ट बताया हूं। अभी छठा और सातवें के बारे में हम बात करते हैं। अगर सपोज कर लो कि स्प्रिंग है, मैं स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि इन दोनों मॉलिक्यूल को क्या कर रहा हूं, ऐसे क्लोजर लेकर के आ रहा हूं। यानी कि दोनों मॉलिक्यूल जब क्लोजर आएंगे तो इस कंडीशन में भी कुछ एनर्जी होगी, और जब वे दूर जाएंगे तो इस कंडीशन में भी कुछ एनर्जी होगी। ठीक है, जब वे पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, इस कंडीशन में दो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एक होगा पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है ऑलरेडी, तुम स्प्रिंग जब पढ़ रहे होगे क्लास 11th में, ये टॉपिक दिया हुआ है कि स्प्रिंग, अगर मान लीजिए हम स्प्रिंग की बात करें तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, तो एक उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो सकती है और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जब स्प्रिंग मूवमेंट करना शुरू करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों देखना यहाँ पर जो हमारा छठा जो डायरेक्शन है एनर्जी का, वो किस रिस्पेक्ट में हो रहा है, वाइब्रेशन के रिस्पेक्ट में हो रहा है। क्योंकि मॉलिक्यूल पास आएंगे दूर जाएंगे, पास आएंगे दूर जाएंगे। देखो ऐसा एक क्या होता है, तो वाइब्रेशन होता है ना। इस टाइप से अगर एटम होना शुरू हो जाए, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे है, ऐसे जब होना शुरू हो जाए मतलब क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। और यदि वाइब्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा एनर्जी होगा हाफ म्यू r2 डॉट का स्क्वायर माइनस r1 डॉट का स्क्वायर। कहोगे सर ये क्या है, म्यू क्या है, म्यू क्या नंबर ऑफ मोल है? नहीं, ये क्या है, रिड्यूस्ड मास है। ठीक है, रिड्यूस्ड मास मतलब m1 माइनस m2, ऐसा कर सकते हो, यानी कि या ऐसे तो m2 माइनस m1 हो जाएगा। तो रिड्यूस्ड मास है ये r डॉट का स्क्वायर मतलब डिफरेंशियल ऑफ r स्क्वायर, और ये क्या है, r1 का स्क्वायर, r1 डॉट का स्क्वायर मतलब डिफरेंशियल ऑफ r1 का स्क्वायर, प्लस हाफ k इंटू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। क्योंकि ये क्या है, ये थी आपकी काइनेटिक एनर्जी और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है, अगर हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो होगा 1/2 kx का स्क्वायर। ठीक है ना, क्या होता है, 1/2 kx का स्क्वायर होता है। और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स हैं, तो दोनों एटम के बीच का अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, दोनों एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, तो वो होगा 1/2 k x2 का स्क्वायर माइनस k x1 का स्क्वायर। तो आपने देखा कि 7 डायरेक्शन में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पॉसिबल है, और ईच एंड एवरी डायरेक्शन में हाफ kb into t एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 7 डायरेक्शन में कितने हो गए, तो 7/2 kb into t, यानी इतनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, अब देखिएगा फॉर 1 मोल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अच्छा 1 मोल गैस की यदि बात करें, यानी हम टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो U E हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना है 7/2 kb into t, और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n से। ठीक है ना, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू कितना मिल गया, U मिल जाएगा 7/2 RT, क्योंकि n से जब kb मल्टीप्लाई करोगे तो R आ जाएगा, यानी मिल गया RT। अब देखना जरा, नाउ या नाउ नहीं लिख के यहाँ लिखते हैं एंड, हम जानते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, du/dt। ठीक है ना, du/dt होता है, कह सकते हो CV = d/dt।
u की जगह पे u का वैल्यू रख दीजिए, कितना है 7/2 r है rt, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 7/2 rt लिख लेंगे, 7/2 rt लिख लिया यहाँ पे, और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा 7/2 r मिल जाएगा। ओके, एंड Cp इक्वल टू कितना होता है, Cp इक्वल टू होता है r प्लस Cv, तो r की जगह पे r लिख लिया और Cv का वैल्यू है 7/2 r, टोटल मिला के मिल गया Cp इक्वल टू 9/2 r मिल गया हमें। ठीक है, अब देखना नाउ क्या आप गामा का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो नाउ गामा इक्वल टू मिल जाएगा Cp अपॉन Cv होता है, तो Cp का वैल्यू 9/2 r और Cv का वैल्यू कितना है 7/2 r है, r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी मिला 9/7। ठीक है, ये क्या मिल गया, गामा का वैल्यू मिल गया फॉर डायटोमिक गैस हैविंग नॉन रिजिड नेचर। ठीक है, तो यकीनन आपको ये समझ में आया होगा कि नॉन रिजिड बॉन्ड अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल के बीच में हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 कैसे होता है, यह भी समझ गए होंगे, और इसका टोटल एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट कितना होगा, ठीक है, सॉरी हाँ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी समझ गए, और यहाँ पे गामा का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो तब तक आप इसे नोट करें, मैं वीडियो को पॉज करके नोट करिए, मतलब तो मैं वीडियो को पॉज करके इसको रफ करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस about the energy distribution for polyatomic molecule। सपोज करो कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में कितना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर स्मॉल f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, हमने मान लिया कि इस पॉलीएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, स्मॉल f है। ठीक है, Therefore, आप जानते हैं कि एनर्जी कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, F/2 kb into t, क्योंकि आप जानते हैं कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ kb into t एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ kb into t से मल्टीप्लाई कर लिया तो E इक्वल टू मिल गया F/2 kb into t। ठीक है, एंड फॉर 1 मोल ऑफ गैस, एक मोल गैस की यदि हम बात करेंगे, यानी इसकी इंटरनल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो इसका टोटल एनर्जी देखिए कितना मिल जाएगा, इसमें n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ये ब्रैकेट नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, स्मॉल f/2 kb into t हो गया। तो बता दो बच्चों n into kb क्या होता है, r, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि n into kb क्या होगा, r, तो f/2 rt हो गया, यानी कि यहाँ पे हमें इंटरनल एनर्जी कितना मिल गया, f/2 rt मिल गया। तो क्या अब हम cv फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, तो मिल जाएगा क्या, cv is equals to and cv is equals to du by dt। तो जरा देख लो d upon dt, और इधर चेक करो u का वैल्यू कितना है f/2 rt, तो यहाँ पे लिखेंगे f/2 rt, यानी कि cv is equals to f/2 मिल जाएगा into r। ओके, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो कट जाएगा, क्योंकि dt upon dt हो जाएगा कैंसिल, या कह सकते हो t का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो 1 आ जाएगा वैल्यू, ये हो गया हमारा। एंड Cp इक्वल्स टू बता दो क्या होता है, Cp इक्वल्स टू होगा R प्लस Cv, यानी Cp इक्वल्स टू मिला R का वैल्यू R हो गया प्लस Cv इक्वल्स टू f/2 R। ओके, तो Cp इक्वल्स टू मिलेगा 2 1 जा 2 प्लस f/2 इनटू R। ठीक है, R को हमने क्या किया, दोनों में कॉमन ले लिया है, तो 1 प्लस f/2 है, इसको सॉल्व किया तो 2 प्लस f/2 हो गया इनटू R, Cp का वैल्यू मिल गया। नाउ द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी Cp अपॉन Cv, देखिएगा क्या मिल जाएगा, गामा इक्वल्स टू मिलेगा, Cp का वैल्यू है 2 प्लस f इनटू R होल डिवाइडेड बाय 2, और Cv का वैल्यू है f/2 R, R इज कैंसिल बाय R, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे हमें गामा इक्वल्स टू मिल जाएगा 2 प्लस स्मॉल f/2। ठीक है, ये हमें मिल गया रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। तो तब तक वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और इसको भी नोट करिए, और आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि थर्मल फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको हमने यहाँ पे खत्म करा दिया है, बिल्कुल अच्छे से खत्म हो गया है।
यकीनन आपको सारे लेक्चर्स बहुत ही बेहतर वे में समझ में आए होंगे। इनसे पहले भी हमने जितने लेक्चर्स बनाए हैं उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आपने यदि उन लेक्चर को नहीं देखा तो उसको देख करके आप लाभ ले सकते हैं, पढ़ाई को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा प्रयास, निरंतर प्रयास यही रहेगा कि आपकी स्टडी अच्छे से बनी रहे, आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए एक एक नए नए टॉपिक को डिस्कस कराते रहें और नए नए मेथड से बताते रहें ताकि आपकी स्टडी और भी आसान हो जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट तो हमारा बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं आपके क्लास से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करूं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक जो है मिल जाए। और इसके साथ साथ ये भी है, मैं बता दूं आपको कि मैं अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर के बीएससी तक के फिजिक्स को अपलोड करता हूं। एक एक टॉपिक को बहुत ही ब्रीफली कह सकते हो एक अच्छे वे में डिस्कस कराता हूं। अगर आप चाहें तो इसके कई सारे वीडियोस हमारे ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उनको भी जाकर के देख सकते हैं। तो जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे वीडियो को देख करके लाभ ले सकें। और आपके लिए इतनी रात को और इतनी गर्मी में मैं यार वीडियो बना रहा हूँ तो एक लाइक का हकदार तो बिल्कुल हूँ। और आपके एक लाइक से आपका कोई पैसा तो लगने वाला नहीं है, बस ये है कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए न्यू न्यू कंटेंट लेकर के आएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के बारे में और कल से मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का भी लेक्चर अपलोड करना शुरू कर दूंगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।